नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट में कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है, साथ ही इसमें हत्या की धारा का कोई प्रमाण भी नजर नहीं आ रहा। अपनी मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने रिपोर्ट के मोटिव को ही गलत करार दिया और इसे स्टीरियोटाइप बताया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई सरकारी बाबुओं की तरह काम कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई निदेशक को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। और रांची से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, हाईकोर्ट के इस फटकार के बाद क्या ये माना जाए कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को और गंभीरता से लेगी, क्योंकि सीबीआई को हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाई है? जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मामले को हाईकोर्ट जितना गंभीर मानकर चल रहा है और साफ कहना था कि सीबीआई जब इस मामले को लेगी तो इसकी जांच बेहतर तरीके से होगी। लेकिन अभी तक जो सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट है और जो चार्जशीट पर दाखिल की गई है, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि साफ सीबीआई को कड़ी फटकार लगी। कहा कि सीबीआई का जो कार्य करने का जो तरीका है, जांच रिपोर्ट में बहुत ज्यादा आगे जांच रिपोर्ट नहीं बढ़ पाया है और बात अभी तक वहीं अटकी है जो पहले अटकी थी। कुछ बहुत बेहतर तरीके से उसमें नतीजे निकलकर सामने नहीं आए और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि बिल्कुल एक मोटिव प्री प्लान्ड जो है इसमें जज की हत्या की गई है, लेकिन जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट में हत्या यानी 302 का कोई प्रमाण नजर नहीं आ रहा है, ताकि ये कहा जाए कि हाँ इसको लेकर के कोई वास्तव में हत्या हुई भी है। इस तमाम चीजों पर आज कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी की और साथ ही कहा कि जो सीबीआई की जो अभी तक जो कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, वो सरकारी बाबुओं की तरह है, उसको जल्द बदलने की जरूरत है। और अगली सुनवाई जो 29 अक्टूबर को जो होने वाली है, उस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। जी सोनाली। संजय, जो 29 अक्टूबर को जो अगली सुनवाई होगी, क्या उसके बाद कुछ नतीजा इस पूरे मामले को लेकर निकल पाएगा? ऐसा संभव दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से सुनवाई हुई और कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, जाहिर है वो उसका असर तो सीबीआई की जो जितनी टीम लगी हुई है, तमाम सीबीआई ने कई इस जांच के लिए कई टीमों को अपना अलग अलग विभक्त कर रखा है और कई टीम सीबीआई की इस मामले में जांच से जुड़े जितने भी एंगल है उसको खंगाला जा रहा है। तो जाहिर है कि इस तरीके से आज कोर्ट ने इस पर अपना एक अपना मंतव्य दिया है और अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उसका एक प्रेशर तो सीबीआई के ऊपर बनेगा ही और जांच का आप देखिएगा कि जब 29 अक्टूबर को सीबीआई की ओर से जो अद्यतन रिपोर्ट जो है, प्रगति रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो उसमें कुछ आपको अलग चीजें सामने आएंगी। जी चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वहीं देखिए, गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड के हिरणकौल में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहां बच्चे नदी के पानी में खतरनाक स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अधिक बरसात के बाद गोड्डा के पड़ोसी जिले साहिबगंज में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इसी वजह से कई डैम के फाटक को खोल दिया गया है। इससे गोड्डा के कौआ, झमारिया, डगरिया जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं आसपास की नहरों में भी तेज बहाव के साथ पानी का बहाव लगातार जारी है। इस तेज बहाव में बच्चों का स्टंट जारी है, जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहा है। साहिबगंज में गंगा से हो रहे कटाव कई तटीय गांव को निगलने के बाद अब दियारा इलाकों को मिटाने पर आमादा है। उधवा प्रखंड में जीतनगर का खटियाना स्कूल, रजका टोला, एजुल टोला, शेख मोहम्मद, गणेश टोल कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं राजमहल के शोभपुर में भी कई घर गंगा में समा गए हैं। इधर कई इलाकों में अब भी कटाव लगातार जारी है। इसी के साथ अब सदर प्रखंड के रामपुर दियारा में कटाव शुरू हो गया है। कटाव से रामपुर दियारा में विधायक निधि से 4 लाख की लागत से बना छतदार चबूतरा पानी में समा गया है। रामपुर दियारा गंगा नदी से हो रहे कटाव से लोगों में भय का माहौल देखा जा रहा है।
जामताड़ा में झुंड से बिछड़ा एक जंगली हाथी घनी आबादी वाले गांव श्यामपुर में पहुंच गया। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल रहा। गांव में हाथी के अचानक पहुंचने से लोगों में अफरा तफरी मची रही। वहीं इस बात की जानकारी जब पूरे गांव में फैली तो ग्रामीणों ने मिलकर हाथी को अपने गांव से खदेड़कर वीर गांव नदी किनारे भेज दिया। हाथी ने हालांकि अभी तक किसी प्रकार का नुकसान नहीं किया है और नदी किनारे घूम रहे हैं। हाथियों के आने की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। आपको बता दें कि धान की कटाई के सीजन में हाथी जिले में आ धमकते हैं और हर साल जानमाल का काफी नुकसान करते हैं। बोकारो में मिनरल प्लांट की आड़ में अवैध और नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। सहायक उत्पाद आयुक्त बोकारो के निर्देश पर हजारी मोड़ में मिनरल वाटर प्लांट में छापेमारी की गई, जिसमें अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां 500 लीटर निर्मित शराब को भी जब्त किया गया। वहीं शराब ढोने में प्रयोग होने वाली कार के साथ 2000 खाली बोतल और 1000 पीस कॉर्क भी जब्त किया है। इस दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। पहले भी इस फैक्ट्री में छापेमारी की गई थी। उस समय भी नकली विदेशी शराब बरामद की गई थी। वाटर प्लांट और लड्डू फैक्ट्री के मालिक पर मिलकर अवैध धंधे में मिलीभगत का आरोप लग रहा है। माही एक्वागार्ड की फैक्ट्री में शराब बनाई जा रही थी, जहां से हमने 2 आदमी को गिरफ्तार किया और एक सिंटेक्स 500 लीटर का था, जिसमें 500 लीटर शराब बना हुआ था, जिसको बोतल में डालकर पैकेजिंग करता। लेकिन हम लोग के पास छोटी गाड़ी थी, छापामारी हेतु उस गाड़ी में आ नहीं सकता था और 500 लीटर भरा हुआ उतारने में भी एक ऊंचे स्थान पर रखा हुआ था। कुछ शराब डिस्ट्रॉय हो गया। करीब 80 लीटर हम लोग निर्मित शराब लाए हैं। वहीं देखिए, झारखंड के मनरेगा कर्मी आज रांची में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। स्थायीकरण, मानदेय बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा, ईपीएफ सहित अन्य मांगों को लेकर मनरेगा कर्मी रांची पहुंचे हैं। मनरेगा कर्मियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले आंदोलन के दौरान खुद विभागीय मंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था, पर 1 साल बीतने के बाद भी विभाग गहरी नींद में सो रही है। मनरेगा कर्मी संघ ने मांग पूरी नहीं होने पर भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हम पिछले वर्ष स्ट्राइक किए हुए थे और स्ट्राइक के दौरान जब हमारा 45 दिन आंदोलन चला, उस आंदोलन के दौरान माननीय मंत्री जी से 2 बार हमारा प्रत्यक्ष तौर पर वार्ता हुई, जिसमें इन्होंने पूरी तरह से हम लोगों को आश्वस्त किया था। लेकिन अभी तक बाध्य होकर, जब परिणाम नहीं निकला तो बाध्य होकर माननीय मंत्री जी को एक संकेत देने के उद्देश्य से कि हमारे मांगों के ऊपर ध्यान दें, अपने वादों को पूरा करने की ओर ध्यान दें, न तो विवश होकर हमारा संघ जिस आक्रोशित इरादा की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है सरकार और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, ये दोनों पर विपरीत और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां नहाने के दौरान नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नहाने के दौरान नदी में 5 बच्चे डूब गए हैं। 3 बच्चों को स्थानीय लोगों ने नदी से बाहर निकाल लिया है, लेकिन 2 लापता बच्चों की खोजबीन में गोताखोर अभी भी जुटे हुए हैं। सिंधगोड़ा थाना क्षेत्र के भूयाडी बाबूडी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से एक बड़ी खबर, जहां पर नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए, जिनमें से 3 बच्चों को ग्रामीणों ने निकाल लिया है और 2 बच्चों की तलाश अभी भी गोताखोरों की ओर से की जा रही है। और जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभंजन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभंजन, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? हेलो जी सोनेखा, नदी में 5 बच्चे डूबने की खबर है, जिसमें 3 बच्चे को निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी 2 बच्चे पानी में वहां पर है। गोताखोर के द्वारा वहां पर बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक बच्चे को अता पता नहीं चला है। लेकिन लगातार जो है प्रयास प्रशासन की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि नदी में जो बच्चे डूबे हैं उन्हें जल्दी खोजा जाए। जी प्रभंजन, घटनास्थल पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त आपको देख पा रहे हैं? जी, घटनास्थल पर जिला के पुलिस अधिकारी हैं,
यहाँ पर, और प्रशासन के द्वारा ही गोताखोर को बुलाया भी गया है और यहाँ पर लगातार गोताखोर जो है बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक बच्चे का पता नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का भी भीड़ यहाँ पर काफी लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ भी यहाँ पर है। ग्रामीण भी बच्चे मतलब वो नदी में वो बच्चे डूबने की खबर से ही आसपास के लोग जो है वो नदी पे पहुंचने लगे और वहाँ काफी भीड़ भी लगी हुई है। जी, 2 बच्चों को निकालने में और कितना वक्त लग सकता है प्रभंजन? जी, ये अभी हालांकि ये अभी तक मतलब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लगातार प्रशासनिक ओर से प्रयास है कि बच्चे को जल्दी ढूंढा जाए। जहाँ पर बच्चे की यहाँ पर डूबने की खबर है, वहाँ के आसपास के इलाके में गोताखोर लगातार ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। संभवतः कुछ और समय लगेगा, हो सकता है। प्रभंजन, क्या एसडीआरएफ की टीम को भी इस वक्त बुलाया जा सकता है? संभवतः अभी तो लगातार गोताखोर के द्वारा खोजा जा रहा है, लेकिन अगर समय लगेगा, अगर देर लगेगा तो संभवतः प्रशासन जो है वो अगला कदम उसका यही देगा कि उन्हें बुला के बच्चे को ढूंढा जाए, लेकिन अभी फिलहाल गोताखोर से ही बच्चे को ढूंढा जा रहा है। जो 3 बच्चे निकाले गए हैं उनकी हालत अभी क्या बताई जा रही है? जी, 3 बच्चे के बारे में अभी फिलहाल तो हॉस्पिटल यहाँ पे उन्हें भेजा गया है, जैसा कि खबर है, और डॉक्टर भी इस संबंध में अभी नदी के आसपास ही है, तो अभी उनके बारे में जैसे ही निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया है, तो उनके बारे में क्लियर उतना नहीं बता पा रहे हैं कि किस तरह की उनकी स्थिति बनी हुई है बच्चे की। चलिए प्रभंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात झारखंड में 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बनने वाले बंगले और उस पर तेज हो रही राजनीति की। झारखंड के सभी 11 मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बंगला निर्माण को लेकर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। 6.5 करोड़ की लागत से हर मंत्री के लिए 1,42,000 वर्ग फीट में आलीशान बंगला बनेगा। मंत्री और उनके कर्मियों के रहने का भी बंगले में अलग अलग प्रबंध रहेगा। 2 फ्लोर के भवन में मास्टर बेडरूम, पूजा रूम, गेस्ट रूम, फैमिली लॉन्ज आदि सुविधाएं रहेंगी। बंगले में मंत्री का अपना कार्यालय भी रहेगा और यह आवास परिसर से अलग भी रहेगा। मंत्रियों के सभी बंगले 10 एकड़ में बनेंगे। निर्माण को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं झारखंड में कैबिनेट मंत्रियों के स्मार्ट सिटी में बंगला बनने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। कैबिनेट में लगी मोहर के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कैबिनेट ने फैसला लिया है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे ये विस्तार से कैबिनेट सेक्रेटरी ही बता पाएंगे। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वे फिर से कह रहे हैं कि खजाने में पैसे नहीं हैं। कि डिटेल में पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनसे पूछिए। हम तब अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, वे कहाँ कह रहे हैं कि पैसे हैं। पैसा कहाँ से आएगा? अब स्वीकृति हो गया है, बनना कहाँ शुरू हुआ है। अरे वो तो है, सोचिए। मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर सत्ता पक्ष ने बचाव किया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि पुराने आवासों के रखरखाव और मेंटेनेंस के नाम पर एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है, जिससे अब मुक्ति मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वित्त मंत्री का समर्थन करते हुए कहा है कि पैसे कहां से आएंगे ये देखना अधिकारियों का काम है। बेहतर और कुशल वित्तीय प्रबंधन से इस राज्य को चलाने का काम किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। क्योंकि ये सरकार हाथी उड़ाने पर विश्वास नहीं करती, ये सरकार फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं करती, लेकिन मंत्रियों के आवास बनाए जाएंगे। आप एक आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, जानकारी ले लिया जाए। मुझे लगता है कि जो मंत्रियों के आवास के रखरखाव पर, क्योंकि सभी आवास पुराने हैं, बहुत पहले के बने हुए हैं, और उस रखरखाव पर जितनी बड़ी धनराशि खर्च की जाती है वो धनराशि की बचत होगी। और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लुक के आवास बनेंगे, उससे पूरे सिटी की सुंदरता भी बढ़ेगी, सुविधा भी बढ़ेगी और हमारे पास आवासों की संख्या भी बढ़ेगी। कोरोना का काल था, ये सही है कि कोष खाली है, बट अब कोरोना से हम लोग उबर चुके हैं। राज्य सरकार ने और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो संजीदगी से काम किया, नतीजा ये है कि अब सारी चीज़ें संभल गई है। अब बहुत जल्द कोष भरने लगेगा और ऐसा नहीं है कि आज ही वो सारे रुपए खर्च कर देने हैं, वो तो अब शुरुआत होगी।
तो जैसे जैसे पैसा अरेंज होगा, बहुत सारे माध्यम हैं सरकार के पास, टैक्स से भी पैसा आता है और सारी चीज़ों से आता है, उनमें देखना होगा कि किससे उन्होंने क्या अरेंज किया है। इसमें कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। वहीं देखिए, मंत्रियों के लिए नए बंगले बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर विपक्षी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि एक तरफ राज्य सरकार कोरोना काल में सरकारी कोष खाली होने का रोना रो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधा युक्त बंगले बनाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार गरीबों के कल्याण का काम भूल गई है। कोरोना काल में जब हेमंत सोरेन सरकार हर मुद्दे पे फंड की कमी का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 बंगले के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करके अपनी सोच दिखा दी है। और ये सारे बंगले जो है ये 5 स्टार सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इसमें विलासिता के सारे साधन उपलब्ध होंगे। तो आप इस सरकार की सोच देख सकते हैं, कहाँ ये अपने आप को आदिवासी, मूलवासी और गरीबों की सरकार होने का दावा करती थी और कहाँ ये अपने मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधाएं वाले बंगले बना रही है। और इससे सबसे शर्मनाक बात है कि ये बंगले उस स्थल पर बन रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित था, जहां से युवाओं का स्किल डेवलप करके उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन अब उनसे वो हक भी छीन लिया गया। स्किल डेवलपमेंट पार्क की जगह ये विलासिता से परिपूर्ण बंगले बनेंगे। और इस सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। उन्हें तो अपने मंत्रियों के लिए और अपने लिए सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पूरा सिस्टम चाहिए। वही देखिए, बीजेपी सांसद संजय सेठ ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आज आम जनजीवन सामान्य हो रहा है और सारी दुनिया आज भारत की ताकत देख रही है। उन्होंने दावा किया कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। आम जीवन सामान्य हो रहा है, एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में ताकत हमारी बड़ी है। पहले पोलियो आता था, चेचक आता था, हमको 15 साल 20 साल इंतज़ार करते थे कि साहब अब वहाँ से मिलेगा, दुनिया अपने को सुरक्षित कर लेती थी तो भारत को देता था। आज मेड इन इंडिया वैक्सीन, हम तो अपने राष्ट्र को बचा रहे हैं, दूसरे राष्ट्र भी हमारी वैक्सीन लेना चाहते हैं। यह है हमारी प्रतिष्ठा। जनता तो देख रही है हमारे लिए कौन खड़ा है, देश को कौन सुरक्षित कर रहा है, देश किनके हाथों में है। अब देश ऐसे हाथों में है जहां भारत माता का परम वैभव तक ले जाना है। हर स्टेज पे आप देखो भारत आगे बढ़ रहा है। झारखंड में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह ऐलान किया है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने। कोरोना को मात देकर 1 साल 23 दिन बाद बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री का पैतृक गांव सिम्हार कुली में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने 6 करोड़ 16 लाख रुपए की योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों की बहाली का भी उन्होंने फाइल में आदेश दे दिया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसकी भी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाला है, उसमें 13,000 12 टीचर और 13,000 जो हमारे टीचर का योग्यताधारी है, वैसे लोग को मेरे विभाग से ही श्री गणेश हो रहा है बहाली। पहले तो 26,000, फिर तुरंत आप लोग का दुआ आशीर्वाद से ठीक रहे तो फिर 71,000 निकालने जा रहे हैं। उसका वहीं देश ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल कर दुनिया के सामने नया इतिहास रच दिया। टीके का 100 करोड़वां डोज पीएम मोदी के सामने लगा। कोरोना की लड़ाई में इस मुकाम को हासिल करने के लिए WHO ने पीएम मोदी को बधाई दी है। दुनिया के सबसे बड़े अभियान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। 279 दिनों में भारत ने हासिल किया ये बड़ा मुकाम। बड़ी सफलता पर WHO ने भारत को दी बधाई।
देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। देश में कोरोना का 100 करोड़वां टीका दिल्ली के RML हॉस्पिटल में वाराणसी के इस दिव्यांग शख्स को पीएम मोदी के सामने लगाया गया। कोरोना टीका के 100वें डोज के बाद देश में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार कर गया। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक रिकॉर्ड बना और ये तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। गुरुवार सुबह ही पीएम मोदी टीकाकरण का जायजा लेने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल में उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से टीकाकरण को लेकर जानकारी हासिल की। फिर उस कमरे में पहुंचे जहां टीका लगाया जा रहा था। यहां जिस शख्स को टीका लगाया गया वो संयोग से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का निवासी निकला। 100 करोड़ में टीके के लाभार्थी अरुण रॉय से पीएम ने दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित करने को कहा। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। देश को मिली इस बड़ी सफलता पर WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की है। WHO के महानिदेशक ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी और भारत के लोगों को कोविड-19 से संवेदनशील आबादी की रक्षा करने और टीकों के समतामूलक वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के लिए बधाई। देश में 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। तब से लगातार हो रहे अथक परिश्रम से भारत टीकाकरण में महारिकॉर्ड बनाने में सफल हुआ। 100 करोड़ तक पहुंचे इस अभियान को 100% तक पहुंचाने का मुकाम हासिल करना अभी बाकी है और वो तभी मुमकिन होगा जब लोग खुद भी टीका लगवाएंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के